हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मानव पाचन तंत्र प्रक्रिया के इस आखिरी कालांश में। और आज हम पाचन तंत्र को पूरा करेंगे। देखिए, पहले इस पाठ के प्रथम भाग में हमने मानव की डाइट भोजन के बारे में पढ़ा था, दूसरे में पाचन तंत्र की संरचना, और तीसरा और आखिरी पाठ था ह्यूमन डाइजेस्टिव प्रोसेस यानी मानव पाचन प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया के भाग में हम आज अंतिम कालांश में पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र की प्रक्रियाओं के लास्ट 3 भाग, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण के बारे में। प्रथम जो प्रक्रियाएं थी उनके बारे में थोड़ा सा हम रिपीट करके आगे इसको जोड़ते हैं। जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मानव पाचन तंत्र में प्रथम प्रक्रिया थी अंतर ग्रहण, और अंतर ग्रहण की इस प्रक्रिया को हमने 2 भागों में बांटा था। प्रथम भाग था चर्वण और दूसरा भाग है निगलन। चर्वण की प्रक्रिया में मुख गुहा में भोजन को दांतों के द्वारा पीसा जाता है और जीभ के द्वारा उलट पलट करके उसमें लार को मिलाया जाता है, और मिलाने की इस प्रक्रिया के पश्चात भोजन का जो स्वरूप सामने आता है उस अर्ध ठोस स्वरूप को कहा था हमने बोलस। दूसरा जो भाग है वो भाग है, देखिए, निगलन। जब भोजन अर्ध ठोस गोले के रूप में बोलस स्वरूप में आ जाता है तो ग्रसनी तथा जीभ की सहायता से भोजन को निगला जाता है और भोजन ग्रास नाल के माध्यम से पहुंच जाता है आमाशय में, और मुख गुहा के अंदर भौतिक पाचन की प्रक्रिया हुई थी। नेक्स्ट देखिए, अगला जो प्रक्रम था पाचन प्रक्रम में वो है पाचन। और पाचन की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा था, भौतिक पाचन और रासायनिक पाचन। भौतिक पाचन में भोजन को भौतिक रूप से छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और छोटे टुकड़ों में तोड़ने का ये कार्य मुख गुहा में दांतों द्वारा किया जाता है, जहां दांतों द्वारा भोजन का भौतिक पाचन होगा, जिसे कहते हैं भोजन को चबाना। इसके बाद में भोजन का भौतिक पाचन होता है आमाशय में, और लास्ट होता है आंत्र में। आमाशय और आंत्र में भोजन के मंथन द्वारा भौतिक पाचन होता है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन की प्रक्रिया मनुष्य के अंदर 2 जैव रासायनिक उत्प्रेरकीय पदार्थ हार्मोन और एंजाइम्स के द्वारा होती है। हार्मोन इस प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं और एंजाइम डायरेक्ट पाचन प्रक्रिया करते हैं। आज का हमारा जो बिंदु है वो है अवशोषण यानी एब्जॉर्बेशन। अवशोषण की प्रक्रिया के लिए हमें थोड़ा सा पाचन की परिभाषा में वापस लौटना पड़ेगा। पाचन की परिभाषा थी भोजन के वृहत तथा जटिल अणुओं को सरल तथा सूक्ष्म अणुओं में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है पाचन। और जब भोजन का पाचन हो जाता है और भोजन सरल तथा सूक्ष्म अणुओं में बदल जाता है, उस समय भोजन के आवश्यक घटक जो शरीर के लिए आवश्यक है उनको अवशोषित किया जाता है शरीर के द्वारा, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। और ये कार्य जो है ये प्रारंभ होता है मनुष्य के अंदर आमाशय से। इसे याद रखें, मनुष्य में अवशोषण की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है आमाशय, स्टोमच से, और स्टोमच में केवल और केवल कुछ वसा विले औषधियों का अवशोषण होता है। वसा में विले कुछ औषधियां हैं जिनका अवशोषण आमाशय के अंदर होता है। इसके पश्चात देखिए, भोजन जो है वो आमाशय के अंदर पाचन के पश्चात कहलाता है कायम। ये भी हम पहले पढ़ चुके। कायम के रूप में जो भोजन होता है वो पहुंचता है ग्रहणी में, और ग्रहणी में पाचन होता है। उसके पश्चात पहुंचता है अग्र शुद्रांत्र में, और तत्पश्चात पहुंचता है शुद्रांत्र में। और भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, भोजन का मैक्सिमम जो अवशोषण है वो अवशोषण की प्रक्रिया होती है शुद्रांत्र में। और शुद्रांत्र एक ऐसा भाग है जिसमें भोजन के प्रत्येक घटक का अवशोषण होता है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त हुए मोनोसेकेराइड, वसा से प्राप्त वसीय अम्लों का, और प्रोटीन से प्राप्त एमिनो एसिड, सभी का अवशोषण यहाँ किया जाता है। इसके पश्चात देखिए, इस अवशोषण की प्रक्रिया का अंतिम जो चरण है वो संपन्न होता है वृहदांत्र में। वृहदांत्र जो है
वो बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। बड़ी आंत को हमने 3 भागों में बांटा था, सीकम, बृहदांत्र और रेक्टम या मलाशय। तो बृहदांत्र में भोजन के अवशोषण का अंतिम कार्य होता है और इस छोटी आंत से जब भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तो भोजन को कहा जाता है पूर्णतः इस तरल स्वरूप को काइल। तो पूर्णतः तरल स्वरूप में काइल रूपी जो भोजन होता है वो पहुंचता है बृहदांत्र में। इसमें पचित जो भोजन है उसके सभी कार्बनिक घटक तो अवशोषित कर लिए गए हैं, लेकिन जल और खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं जिनकी भी शरीर को जरूरत होती है। तो यहाँ बृहदांत्र के अंदर भोजन में से केवल और केवल जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है और जल तथा खनिज अवशोषण के पश्चात भोजन का जो शेष स्वरूप बचता है वो डाल दिया जाता है मलाशय में, यानी कि अब उसमें से किसी भी प्रकार के अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत थोड़ी मात्रा में मलाशय में जल का अवशोषण होता है। अब देखिए इस अवशोषण की प्रक्रिया को समझते हैं, ये प्रक्रिया कैसे और कहाँ होती है। तो ये प्रक्रिया जो है ये आंतरिक भागों में आंतरिक भित्ति के अंतर्वलन से बनने वाले रसांकुरों के द्वारा संपन्न की जाती है। इन रसांकुरों की संरचना, बनावट, इन पर पाए जाने वाले उभार, सूक्ष्मांकुर, उन सब की बात हम पूर्व में संरचना वाले भाग में कर चुके हैं। यहाँ पर हम केवल इस रसांकुर की इस अंगुली नुमा प्रवर्ध रूपी संरचना की बात करते हैं। रसांकुर जो है वो आंत्र की आंतरिक भित्ति के अंतर्वलन से बनी अंगुली समान प्रवर्ध है और इस प्रवर्ध में 2 प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती हैं, एक है रक्त वाहिका और दूसरी है लसिका वाहिका। इस प्रवर्ध रूपी संरचना की जो उपकला होती है, यानी कि इसको आश्रित करने वाली कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं पर बाल के समान सूक्ष्म उभार पाए जाते हैं और इन सूक्ष्म उभारों को कहा जाता है सूक्ष्मांकुर। तो यहाँ देखिए आंतरिक भित्ति के अंतर्वलित होने से जो संरचना बनती है, अंगुली समान प्रवर्ध बनते हैं, ये संपूर्ण प्रवर्ध, इसे कहा जाता है रसांकुर। और इन रसांकुरों पर पाई जाने वाली सूक्ष्म जो संरचना है, इस सूक्ष्म बाल नुमा संरचना को कहा जाता है सूक्ष्मांकुर, यानी कि माइक्रोविलाई। और ये सूक्ष्मांकुर और रसांकुर दोनों मिलकर मनुष्य की आंतरिक पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल लगभग 2 लाख गुना बढ़ा देते हैं, जिससे अवशोषण सतह बढ़ेगी तो अवशोषण बहुत तेजी से और एफिशिएंसी से होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें ये लसिका वाहिनियां और रक्त वाहिनियां, ये जो नलिका रूपी जाल हैं, यहाँ से भोजन अवशोषित होगा गुहा में से और इनके अंदर डाला जाएगा और यहाँ पर परासरण की अवशोषण की क्रिया से जो भोजन रक्त वाहिनियों में और लसिका वाहिनियों में पहुंचा है वो रक्त या लसिका के साथ बहता हुआ शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाएगा। इसे याद रखना है क्योंकि ये जो स्थिति है ये हमारी आगे वाली परिक्रम के लिए आवश्यक है। यानी अवशोषण से जो भोजन ये पचित घटक रक्त में और लसिका में पहुंचे हैं वो रक्त और लसिका के साथ बहते हुए पहुंच जाते हैं शरीर की प्रत्येक कोशिका तक। और प्रत्येक कोशिका में इनका क्या भविष्य होता है उसकी बात करते हैं नेक्स्ट परिक्रम में। तो देखिए तीसरा परिक्रम यहाँ समाप्त होता है और भोजन के इस पाचन की प्रक्रिया का चौथा चरण शुरू होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक कोशिका में संपन्न होती है, इसे ध्यान रखें। देखिए अवशोषण की प्रक्रिया आहार नाल में होती है, लेकिन पाचन की इस प्रक्रिया का ये जो परिक्रम है ये प्रत्येक कोशिका में संपन्न होता है और प्रत्येक कोशिका में इस पचित भोजनीय अवशेष का या पचित भोजनीय भाग का भविष्य 3 तरीके से निर्धारित होता है। पहला भविष्य है कि उसका उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाए। शरीर को प्रत्येक परिस्थिति में चाहे कार्य नहीं भी करे तो शरीर को आवश्यकता होती है ऊर्जा की और ऊर्जा की ये आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं भोजन के द्वारा। तो यहाँ पर
ऑक्सीजन के साथ भोज्य पदार्थ क्रिया करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। देख, जब भोजन के पचित भाग जिसका अवशोषण किया गया उसकी क्रिया ऑक्सीजन से होती है तो भोजन का श्वसन कहलाता है और श्वसन की इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है जो शरीर को कार्य करने के लिए आवश्यक है। दूसरा भविष्य इस प्रत्येक कोशिका में पहुंचे भोजन का है कि इसका उपयोग निर्माणकारी कार्यों में किया जाए। ये निर्माणकारी कार्य क्या हैं? जैसे 120 दिन के बाद में लाल रुधिर कणिकाएं तो स्वतः ही मृत हो जाती हैं, जीर्ण शीर्ण होती जाती हैं। यकृत में हमने बात की थी, कुफर कोशिकाएं उनको खाकर समाप्त कर देती हैं। तो नई लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण के लिए जो पदार्थ आवश्यक हैं वो भी कोशिका में इस भोज्य पदार्थ से ही तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, घाव। यदि व्यक्ति को घाव हो गई तो औषधियां जितनी भी है वो उस घाव को खराब होने से, उसमें कोई नया इन्फेक्शन होने से रोकती है, लेकिन उसकी रिपेयरिंग हमारे भोजन के द्वारा ही होती है। नई कोशिकाएं बनती हैं और घाव रिपेयर होता है। नेक्स्ट है देखिए, यदि भोजन का इन दोनों के बाद में भी कुछ हिस्सा शेष बचता है तो उसे शरीर में संकटकालीन परिस्थितियों या आपातकाल के लिए, जब मनुष्य भोजन ग्रहण नहीं करता, उस परिस्थितियों के लिए संग्रह कर लिया जाता है। और संग्रह दो तरीके से किया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में। और ग्लाइकोजन जो है इसके निर्माण की प्रक्रिया होती है यकृत में। इसकी बात हमने यकृत में की थी। इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनोसिस। ग्लाइकोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसमें भोजनीय भाग जो कोशिकाओं में पहुंचे हैं उनसे ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। इसी कारण से ग्लाइकोजन को कहा जाता है ह्यूमन स्टार्च या एनिमल स्टार्च, यानी जो संग्रहित भोजन पेड़ पौधों में पाया जाता है वैसे ही संग्रहित भोजन के रूप में मनुष्य में पाया जाता है ग्लाइकोजन। इसके अलावा भोजन का संग्रह मनुष्य के अंदर वसा पिंडों के रूप में भी किया जाता है। ये कार्य भी लगभग यकृत में ही संपन्न किया जाता है। ये कार्य होने के पश्चात भोजन का आखिरी और पांचवा जो प्रक्रम बचता है पाचन प्रक्रिया का, और उस प्रक्रिया के लिए देखिए एक हिस्सा तो यहाँ से प्राप्त होता है अवशोषण से। इस अवशोषण की प्रक्रिया में भोजन के जिस भाग को इन नलिकाओं में अवशोषित कर लिया गया उसके पश्चात जो शेष बचता है उसे डाल दिया जाता है अगले भाग मलाशय में। लेकिन कुछ हिस्सा प्राप्त यहाँ से भी होता है। जैसे स्वांगीकरण की प्रक्रिया में ये जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इस ऊर्जा के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उपापचयी जल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे दी जाती है यकृत को और यकृत वहां पर उसकी क्रिया करवाता है अमोनिया से। इसे कहते हैं आर्निथिन चक्र और उसे यूरिया के रूप में त्यागा जाता है। वो भी एक अपशिष्ट है, उत्सर्जन तंत्र में उसे पढ़ेंगे हम। इसके पश्चात देखिए, इस निर्माणकारी प्रक्रिया में एक कार्य विध्वंसकारी भी होता है। जैसे आरबीसी जो है, इस आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया से पहले पुरानी आरबीसी जो है उसे तोड़ा जाएगा। उस टूटी हुई आरबीसी से पित्त लवणों का निर्माण होगा और वो पित्त लवण अग्नाशी रस के साथ डाले जाएंगे छोटी आंत में, वो भी यहाँ उत्सर्जन की प्रक्रिया तक पहुंचेंगे। देखिए क्या भविष्य। बहिक्षेपण की इस प्रक्रिया में अवशोषण से शेष बचे भोज्य पदार्थ यकृत से आए पित्त लवण और इस भोजन की पूरे प्रक्रम में आहार नाल की जो उपकला कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं उनके अवशेष सभी मलाशय तक पहुंच जाते हैं। मलाशय उसमें से आंशिक रूप से जल का अवशोषण कर लेता है। इसके पश्चात मलाशय का जो द्वार है जिसे मल द्वार कहते हैं, उस द्वार पर दो प्रकार की पेशियों के आवरण पाए जाते हैं। आंतरिक जो आवरण होता है वो होता है अनैच्छिक पेशियों का और बाह्य आवरण होता है ऐच्छिक पेशियों का। जब कुछ समय अंतराल के पश्चात मनुष्य जो है वो इन ऐच्छिक पेशियों के संवरणी आवरण के द्वारा मल द्वार को खोलता है और फिर गुदा द्वार के द्वारा भोजन के इस अपशिष्ट भाग मल का त्याग कर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ एक चीज शेष बचती है, ये पित्त लवण, इनका मल के अंदर क्या विशेष काम है? तो देखिए ये कई बार पूछा गया है। मल के अंदर एक विशेष गंध और एक विशेष रंग जो होता है वो इन पित्त लवणों से होता है। अर्थात
मल के रंग और गंध का संबंध लाल उदर कणिकाओं के टूटने से विध्वंस से है और इसी कारण से जब व्यक्ति में लाल उदर कणिकाओं का विध्वंस बढ़ जाता है उस समय व्यक्ति के शरीर में लालिमा घट जाती है, पीलापन बढ़ जाता है और इस स्थिति को कहते हैं पीलिया या ज्वाइंडिस रोग। और उस कंडीशन में व्यक्ति के प्रत्येक उत्सर्जी पदार्थ का रंग गहरा पीला हो जाता है। ये थी मनुष्य के पाचन प्रक्रम से संबंधित संपूर्ण जानकारी। जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने साथी अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें। यदि किसी साथी की कोई प्रॉब्लम हो मैटर से संबंधित या किसी चीज को समझने से संबंधित तो वो कमेंट्स के माध्यम से मैसेज करें और उसको हम प्रत्येक समस्या का समाधान करेंगे, प्रत्युत्तर देंगे। थैंक यू।